बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बांस गांव में बिरजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बहुत पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जब अपना कोई नहीं होता तो खुद को अपना बनाना पड़ता है। बिरजू दिन में लोगों के खेतों में काम करता और रात को गांव के मंदिर के पीछे सूखे नीम के नीचे सो जाता। मंदिर में एक लड़की रोज दिया जलाने आती थी। उसका नाम था गुड्डी। वो भी अनाथ थी। माँ बाप अकाल में चल बसे थे। लोग उसे टुकड़ों में देखते थे, लेकिन बिरजू की आंखों में उसके लिए इज्जत थी। मंदिर के इस कोने में सुकून है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जो टूटे हुए हों वो ही एक दूसरे को सही समझते हैं। धीरे धीरे ये दोनों हर दिन मिलने लगे। दोनों एक साथ रहने लगे थे। कभी दोनों एक रोटी बांटते और कभी आंसू। गांव का मुखिया था रघुनाथ। उसका अपना अलग रौब था। उसे ये पसंद नहीं आया कि दो अनाथ बच्चे लोगों की नजरों में चढ़ रहे हैं। गांव में जो गरीब होते हैं वो चुप रहते हैं। जब वो बोलने लगेंगे तो या तो उन्हें दबा दो या मिटा दो। मुखिया जी, मैंने सुना है वो दोनों अब मंदिर में साथ साथ बैठते हैं, लोग बातें करने लगे हैं। फिर तो अब उसका कुछ करना पड़ेगा। एक रात गुड्डी और बिरजू ने पहली बार साथ खाना बनाया। बचपन से अकेली हूँ, कभी सोचा नहीं था कोई मेरी बात सुनेगा। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी थाली में बिना बोले रोटी रखेगा। गुड्डी और बिरजू तो जैसे दिन में सपना देखने लगे हैं। देखना, मुखिया को अच्छा नहीं लगेगा। गांव में इज्जत कमाने के लिए नाम नहीं, जमीन चाहिए। उस गुड्डी को काम के बहाने गांव से बाहर भेज दो और इस बिरजू को वहीं छोड़ दो, बिना उसके साये के। ठीक है मुखिया जी, कल ही खेतों के काम का बहाना बना देते हैं। बिरजू उस दिन मंदिर आया। गुड्डी नहीं थी। गुड्डी, कहाँ गई तू? उसने हर कोने में देखा, मंदिर के पीछे, कुएं के पास, लेकिन गुड्डी कहीं नहीं थी। कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं। कभी कभी जिनसे सबसे ज्यादा लगाव होता है वही बिना कुछ कहे चले जाते हैं। जैसे सुबह की धूप जो बस आती है और एक पल में गायब हो जाती है। गुड्डी के गायब होने के बाद बिरजू पहले की तरह मंदिर गया, पर अब वहां कोई नहीं था। उसका मन बेचैन था, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। मंदिर सूना है, पर मन और ज्यादा सूना लग रहा है। मुखिया जी, गुड्डी को खेत की झोपड़ी तक पहुंचा दिया है। वो अब एकदम अकेली है। अच्छा किया। गांव के लोग जब सवाल पूछने लगें तो जवाब नहीं, उन्हें डरा देना चाहिए। पर बिरजू बेचैन लग रहा है। चुप है, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं। जिसकी आंखों में सवाल हो उसका जवाब वक्त से पहले दे देना चाहिए। बिरजू अपने पुराने दोस्त रमेश से मिलने गया। रमेश उसके साथ खेतों में काम करता था। गुड्डी 3 दिन से नहीं दिखी। रमेश, तूने देखा है उसे कहीं? नहीं रे, लेकिन सुना है मुखिया ने उसे किसी खेत में काम के लिए भेजा है। कौन सा खेत? किसने बताया? कोई नाम नहीं लिया, बस कहा गया है कि झोपड़ी के पास कोई जरूरतमंद घर है। बिरजू को अब यकीन होने लगा था, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बड़ी तेजी से आई थी गुड्डी गांव में, और अब पता नहीं कहाँ चली गई। कभी कभी ज्यादा चमकने वाली चीजें जल्दी छुपा दी जाती हैं, समझी? गांव में सभी की जुबानें चल रही थीं, पर किसी की जुबान पर सच्चाई नहीं थी। बिरजू अब शांता काकी के पास गया। वो बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी सब कुछ देखती थीं। तू क्यों इतना बेचैन है रे बिरजू? गुड्डी नहीं मिल रही काकी, और सब चुप हैं। सालों पहले भी एक लड़की ऐसी ही चली गई थी। उसका नाम शिवानी था। अनाथ थी वो भी। फिर क्या हुआ था? उसका भी पता कभी नहीं चला बेटा। बस ये गांव आज तक उसका नाम नहीं लेता, जैसे कोई डर हो या कोई गलती छुपाई गई हो। उस रात बिरजू मंदिर के पीछे जाकर बैठा, वहीं जहां वो और गुड्डी रोज बैठते थे। गुड्डी, तू आई थी तो ये जगह जिंदा लगती थी। अब सब सूना है एकदम। मर चुका हूं मैं अंदर से। मुखिया जी,
कहीं ये बिरजू कोई खतरा ना बन जाए। वो गरीब है, अनाथ है और सबसे बड़ी बात अकेला है। अकेला आदमी क्या करेगा भला? पर मुखिया भूल गया था कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे बड़ा लड़ाकू बन जाता है। अगली सुबह बिरजू ने चुपचाप अपना बिस्तर समेटा और गांव से बाहर निकलने की तैयारी की। भागने के लिए नहीं, बल्कि गुड्डी को ढूंढने के लिए। जो चुप रहते हैं वो बेबस नहीं होते, बस उनका बोलने से पहले चीख बन जाता है। बिरजू ने गुड्डी को ढूंढने के लिए गांव से बाहर का रास्ता पकड़ा। वो उसी ओर जा रहा था जहां से बनवारी ने कहा था कि गुड्डी को खेतों में भेजा गया है। गुड्डी, तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बिरजू को दोपहर तक चलते हुए एक झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर सन्नाटा था। न आग जल रही थी न चूल्हा। गुड्डी, तू यहाँ है क्या? भीतर जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे और कोने में एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी गुड्डी की। ये तो गुड्डी की चप्पल है। इसका मतलब वो यहीं थी। पर वहां अब कोई नहीं था, बस खामोशी और जमीन पर पड़े कुछ बासी फूल। बिरजू भारी मन से वापस गांव लौटा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वहां गुस्सा और दर्द था। तू कहाँ चला गया था बिरजू? जहां उसे छुपाया गया था वो जगह देख आया, पर गुड्डी वहां नहीं थी। तो अब क्या करेगा? अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। बिरजू ने गांव की चौपाल पर जाकर लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। क्या किसी ने गुड्डी को देखा है? क्या कोई बता सकता है आखिरी बार वो किसके साथ गई थी? हमने तो कुछ नहीं देखा बेटा। मुखिया ने कहा था वो किसी जरूरतमंद के घर काम करने गई है। पर कौन सा घर, कौन सा खेत? कोई नाम क्यों नहीं जानता? लोग चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था, या शायद कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुखिया जी, वो बिरजू का बच्चा अब सवाल पूछने लगा है। बहुत लोगों से पूछ रहा है। सवाल करने वाला जब अकेला हो तो डर पैदा करना आसान होता है। पर इस बार वो अकेला नहीं लग रहा। उसकी आंखों में आग है। आग हो तो उसे बुझाओ, हवा मत बनाइयो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ जल्दी। बिरजू फिर गया शांता काकी के पास। अब उसके चेहरे पर एक नया भाव था, उम्मीद और हिम्मत का। काकी, तुमने कहा था शिवानी भी ऐसे ही गायब हुई थी। क्या कोई जानता है वो कहाँ गई? उसके जाने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं पूछा बेटा। सब चुप थे। पर तेरी आंखों में सवाल हैं और जवाब भी तू ही लाएगा। मैं नहीं चाहता गुड्डी भी उसी गुमनाम अंधेरे में खो जाए। तो फिर बेटा, अब तुझे अकेला नहीं चलना होगा। तुझे किसी और की तलाश करनी होगी जो शिवानी को जानता हो। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया। सफेद कपड़े, सादा थैला। उसका नाम था ललित। मैं शिवानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। अब शायद सच मिलने का वक्त आ गया है। 15 साल हो गए। मेरी बहन गई थी इस गांव की तरफ। शिवानी, मैं तुझे ढूंढने आया हूं। इस बार खाली नहीं लौटूंगा। हाँ। ललित पानी भरने कुएं के पास आया। वहीं बिरजू चुपचाप बैठा था। तुम इस गांव के नहीं लग रहे हो, पहले कभी नहीं देखा। मैं बाहर से आया हूं, अपनी बहन की तलाश में। क्या तुम्हारी बहन? क्या हुआ तुम्हारी बहन को? मेरी बहन शिवानी 15 साल पहले इसी गांव के पास एक खेत में काम करने गई थी। फिर कभी वापस नहीं आई। शिवानी, ये नाम मैं कल ही सुनकर आया हूं। बिरजू ललित को शांता काकी के पास ले गया। काकी अब भी वहीं तेल का दिया जलाकर बैठी थीं। कौन है रे? काकी, ये ललित है, शिवानी का भाई। शिवानी? मैंने उसे उस दिन हंसते देखा था। काकी, आपको कुछ भी याद है? वो कहाँ गई होगी? किसने भेजा होगा उसे? एक नाम था, मुखिया रघुनाथ। उसी ने शिवानी को खेत में काम का झांसा दिया था। बस
उसी शाम से वो गायब हो गई बेटी। बिरजू और ललित ने अगले दिन वो जगह देखनी चाही जहां शिवानी आखिरी बार देखी गई थी। गांव का पुराना स्कूल, जिसे बाद में मुखिया ने गोदाम बनवा दिया था। इसमें कोई तो राज है। एक स्कूल को क्यों बंद कराया गया? अंदर अंधेरा है और ताले पर धूल नहीं, इसका मतलब ताजा खुला होगा। दोनों ने उस स्कूल के चारों ओर घूमकर कई निशान देखे, पुराने कपड़ों के टुकड़े, टूटी चप्पलें और दीवार पर खरोचे। ये सिर्फ बंद कमरा नहीं, यहां किसी की जिंदगी बंद की गई है। यहां जरूर कुछ गलत हुआ है। पता है, मुखिया जी ने आजकल किसी को भी उस स्कूल के पास जाने से मना किया है। पहले भी ऐसा ही था जब शिवानी गायब हुई थी। फिर कुछ दिन बाद चुपचाप बात खत्म कर दी गई थी। रात को बिरजू और ललित एक बूढ़े आदमी दीनू काका से मिले, जो कभी मुखिया के घर में चौकीदार थे। तुम दोनों सच की तलाश में हो तो सुनो, उस स्कूल के नीचे एक पुराना तहखाना है। वहां हर साल एक लड़की को बंद किया जाता था। तहखाना? क्या वहां? मैंने अपनी आंखों से देखा, पर डर के मारे कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब बिरजू और ललित दोनों को यकीन हो चुका था, गुड्डी को किसी ने छुपाया है। रात के अंधेरे में बिरजू, ललित और दीनू काका स्कूल की पिछली दीवार के पास पहुंचे। वहीं दीवार के नीचे मिट्टी जरा नरम थी। इसी जगह एक पुराना लकड़ी का ढक्कन है। अंदर सीढ़ियां हैं जो तहखाने तक जाती हैं। अगर गुड्डी वहां है तो अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं साथ हूं बिरजू। आज सिर्फ तेरी गुड्डी नहीं, मेरी बहन भी जिंदा हो सकती है इस तहखाने में। तीनों नीचे उतरे। अंधेरा था, सांसें थमी हुई थीं। एक छोटा दिया जलाया गया। तहखाना बेहद पुराना और बदबूदार था। दीवारों पर खरोचे थीं, जमीन पर टूटे कंगन, चूड़ियां और कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े। ये तो गुड्डी के कपड़ों का टुकड़ा है, मैं पहचानता हूं। और ये चप्पल मेरी बहन शिवानी की जैसी है। मां ने ही दी थी उसे। उनका दिल कांप उठा। दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ क्रोध और हिम्मत थी। अगले दिन दोनों ने ये चीजें सबूत के तौर पर गांव वालों के सामने रखीं। देखो, ये कपड़ा गुड्डी का है और ये चप्पल शिवानी की। क्या अब भी आप सब चुप रहेंगे? मुखिया रघुनाथ ने सिर्फ डर नहीं फैलाया, उसने भरोसे को कैद किया है। वो हर साल एक लड़की को गायब करता रहा है और आप सब बस देखते रहे। हमने डर से मुंह मोड़ा, लेकिन अब हमारी खामोशी भारी हो गई है बेटा। बहुत हो गया। अब गांव वाले धीरे धीरे मुखिया के घर के सामने जुटने लगे। बनवारी ने भी देखा कि लोग अब चुप नहीं हैं। मुखिया जी, गांव वाले सब इकट्ठा हो रहे हैं। उनके साथ वो बिरजू और ललित भी हैं। जिस गांव को मैंने रोटी दी, वही अब मुझे जलील करेगा? उनकी इतनी हिम्मत! अब बात रोटी की नहीं है, अब बात उन लड़कियों की है जो लौटकर नहीं आईं। गांव की औरतें, बूढ़े, नौजवान सब आए। पहली बार किसी ने अपने डर को आवाज दी। मेरी बहन भी खेत में भेजी गई थी, फिर कभी नहीं लौटी। मैं डरती रही, अब नहीं डरूंगी। हमने तुझे गांव का जिम्मेदार समझा, तू तो औरतों का सौदागर निकला रे। तुम लोग कुछ नहीं समझते। मैं जो करता था, गांव की भलाई के लिए करता था। भलाई? या अपने पाप छुपाने का नाम भलाई रख लिया? गुड्डी आज भी कहीं तड़प रही होगी और तू यहां अपनी कुर्सी बचाने की बात कर रहा है। अब मुखिया अकेला पड़ गया था। गांव ने एक साथ आवाज उठाई, उसे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। वाह, तूने हमारे विश्वास को मारा है। अब तू इस गांव से जाएगा अकेला, हमेशा के लिए।
गांव में अब सन्नाटा छा गया था। बिरजू मंदिर के पीछे बैठा था, वहीं जहां वो और गुड्डी बैठा करते थे। तेरी ओढ़नी का टुकड़ा मिला है, अब मैं तेरी तलाश अधूरी नहीं छोड़ूंगा। गांव से मुखिया को निकाल दिया गया था, लेकिन गुड्डी अब भी नहीं मिली थी। बिरजू के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, गुड्डी आखिर है कहाँ? उसी समय गांव के एक बुजुर्ग बाबा हरीलाल ने एक खबर दी। बेटा, मैंने 2 रात पहले गांव के जंगल वाले पुराने कुएं के पास किसी लड़के की चीख सुनी थी, पर डर के मारे कुछ नहीं बोला। कुएं के पास कौन जाता है वहां? वही तो सोच रहा था। वो आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई हिम्मत जुटाकर मदद मांग रहा हो। बिरजू, ललित, रमेश और 2 गांव वाले मिलकर जंगल के उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। ये जगह तो बरसों से बंद पड़ी थी, अब अचानक वहां कोई कैसे पहुंच सकता है? जिसे छुपाना हो उसे ऐसी ही जगह रखा जाता है जहां कोई आए ही ना। गुड्डी, अगर तू वहां है तो अब तुझे मैं खुद निकालूंगा। रस्सी कुएं में डाली गई। ललित और बिरजू नीचे उतरे। अंदर ठंडक और अंधेरा था। नीचे की दीवारों पर नमी थी और एक कोने में कोई बैठा था, सर झुकाए, कांपती सांसों के साथ। गुड्डी, गुड्डी, मैं हूं बिरजू। बिरजू, तू सच में आया? तू आया होता तो मैं कभी नहीं डरती। ये अंधेरा काटने को दौड़ता था। तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? धन्य है वो रिश्ता जो इस अंधेरे को भी रोशनी बना दे। गुड्डी के चेहरे पर डर साफ था। वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार भरोसा लौटा था। बिरजू ने गुड्डी को बाहों में उठाया और कुएं से बाहर लाया। पूरा गांव वहां खड़ा था। औरतें रोने लगी। सबकी आंखों में शर्म और राहत दोनों थी। हम सब ने गुड्डी को अकेला छोड़ दिया, पर बिरजू ने नहीं छोड़ा। जिसे गांव के लोगों ने अनाथ कहा, उसी ने आज गांव को इंसानियत सिखाई। गुड्डी को शांता काकी की घर लाया गया। दवाइयां दी गईं, खाना खिलाया गया। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरा भाई और साथी दोनों तेरे साथ हैं। गुड्डी, अब मैं और ये गांव वाले सब तेरे साथ हैं। अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अब सभी गांव वाले बहुत खुश थे। मुखिया को गांव से निकाल दिया था। अब गांव में बदलाव की हवा बहने लगी थी। मुखिया की जगह गांव की नई समिति बनी, जिसमें बिरजू, रमेश और 2 महिलाएं चुनी गईं। हम सब ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब आने वाली बेटियां डर के साए में नहीं रहेंगी। अब हर लड़की अपने हक के लिए आवाज उठाएगी और गांव उसकी आवाज बनेगा। अगर हम मिलकर डर को हटा सकते हैं तो मिलकर उजाला भी ला सकते हैं। महीनों बाद मंदिर के पीछे वही पुरानी जगह। गुड्डी और बिरजू एक चूल्हे पर खाना बना रहे थे। वहीं बैठी शांता काकी मुस्कुरा रही थीं। याद है बिरजू, यहीं तेरा गुस्सा और मेरी चाय एक साथ खौलती थी। अब तेरा साथ ही मेरी चाय है, बाकी सब भूख मिट रही है। गांव अब वही था, पर लोगों की सोच बदल चुकी थी। बिरजू अब सिर्फ एक अनाथ नहीं था, हर उस रिश्ते की पहचान जो इंसानियत की नींव पर बना हो। और तब से गांव में एक कहावत चल पड़ी, जहां बिरजू जैसा साथी हो, वहां डर की कोई जगह नहीं होती।